हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार द्विवेदी शिव द्विवेदी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस स्पेशल सीरीज का अगला लेक्चर देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो रोग है वो किस अंग से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हमारा किस अंग से संबंधित है, वो है हमारा हड्डी से संबंधित। ऑस्टियोपोरोसिस हमारा किससे संबंधित है, हड्डी से संबंधित है। इसमें हड्डी में बोन मैरो डेंसिटी जो होती है बीएमडी, इसकी कमी हो जाती है और इसकी कमी हो जाने के कारण हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हमारा किससे संबंधित है, हड्डी से संबंधित रोग है। इसमें बीएमडी की कमी हो जाती है, बोन मैरो डेंसिटी की कमी हो जाती है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए, हड्डी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है। तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा रेखा जो बनाता है वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये सीमा रेखा सबसे लंबी बनाता है और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। और इससे संबंधित राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय के बगल में है त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के अलावा जो हमारा सीमा रेखा बनाता है भारत, वो चीन के साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है, म्यांमार के साथ भी बनाता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा की अगर बात की जाए, सबसे छोटी सीमा रेखा, जो सबसे छोटी सीमा रेखा है वो भारत किसके साथ बनाता है, तो वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। वो किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ। और इसकी लंबाई जो है वो मात्र 106 किलोमीटर है। और इससे जुड़ने वाला राज्य, अगर भारतीय राज्य की बात करें तो वो मात्र एक राज्य है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल, कौन सा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो हमारा कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है। ये महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। ये इसका निर्माण 1906 से 1921 के मध्य किया गया था। ये ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी, उनको ये समर्पित है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। कहाँ पर है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल है, तो ये क्या है,
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या मिसाइल प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित आकाश है ये मिसाइल प्रणाली है, परंतु ये क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कैसी? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और ये सतह से कितनी ऊंचाई पर? तो ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मार कर सकती है। और अगर इसकी रेंज की बात करें कि ये रेंज की कितनी है, तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान के मध्य जो कारगिल युद्ध हुआ था, मई से जुलाई 1999 के मध्य ये वार हुआ था। कारगिल वार के नाम से इसे जाना जाता है, कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध का जो कोड नाम था वो क्या था? वो नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन विजय, बी नंबर। ठीक है, राइट आंसर बी, ऑपरेशन विजय। ये मई से जुलाई 1999 के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, कारगिल युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसका जो कोड नाम था वो ऑपरेशन विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक, कौन सा विधेयक? जीएसटी विधेयक। ये कैसा विधेयक था? तो जीएसटी विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है ना, इसे कब? 2015 में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, 2015 में संसद में पेश किया गया था। अच्छा, जीएसटी जो लागू होना था वो कब निश्चय किया गया? जीएसटी एक गुड्स सर्विस टैक्स है। इसे कब लागू किया जाना था? इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू किया जाना था, परंतु ये 1 अप्रैल 2017 से नहीं लागू हो पाया। और इसे लागू कब किया गया? इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और इसे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जीएसटी विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक है, और संविधान का ये 122वां संशोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। ये त्र्यंबक त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। और ये पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के नासिक में है। यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है? गंगा, गंगा नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर ये लंबी है, उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी, चौथा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ।
कितनी लंबी? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। और अगर सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें, सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करूं तो ये बनाता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। और भारत के एकमात्र राज्य कहाँ से? जम्मू कश्मीर से ये जुड़ती है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मंगल ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष से प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष इसको प्रक्षेपित करने की बात कर रहा है, कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था ये मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको MOM के नाम से भी जाना जाता है। 2013 में 5 नवंबर को इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब बात क्या कर रहा है? स्वतंत्रता पूर्व और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। लेकिन अगर हमसे बात करता है स्वतंत्रता पूर्व या भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो रही है कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, जो भारतीय की बात आ जाएगी तो कौन होंगी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सरोजनी नायडू होंगी। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी। ठीक है, और एनी बेसेंट की बात करें तो ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी, ये एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष रही हैं। और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन को इन्होंने चलाया था। आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था। और होम रूल लीग आंदोलन जो है ये 1916 में चलाया गया था। और उत्तर भारत में अगर बात करें तो उत्तर भारत में इसे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे किसने चलाया था? एनी बेसेंट जी ने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, इसे किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत में किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एनी बेसेंट। क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और ये 1917 में रही थी। कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एनी बेसेंट। और जो सरोजनी नायडू जी थी वो 1925 के कानपुर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय थी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण
रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो है वो एडीज मच्छर, किसके कारण? एडीज मच्छर के कारण फैलता है। एडीज मच्छर के कारण फैलता है। ये इसका वाहक जो है वो एडीज मच्छर है। इसमें बुखार आता है और बुखार डेंगू के बुखार की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से। जो जीका वायरस है वो किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मच्छर के काटने से, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु जो होगी वो अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी? तो वो क्या प्राप्त करेगी? गतिज ऊर्जा। क्या प्राप्त करेगी? कोई गतिशील वस्तु है तो उसकी गति के कारण उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये उसकी गति के कारण होती है। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और वी क्या है? इसका वेग। वेग यानी गति। ठीक है, और इसी गति के कारण जो ये प्राप्त करती है क्या? गतिज ऊर्जा। इसी गति के कारण क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु में अनिवार्य रूप से जो प्राप्त करती है वो क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग करने का कार्य करता है वो उसका मस्तिष्क करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग का काम करता है, यानी जो कंप्यूटिंग का कार्य करेगा वो कौन करेगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए, सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हमारा कब मनाया जाता है? वो हमारा मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर बात करें हमसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा अगर विश्व जल दिवस की बात करें तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यदि बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसके अकॉर्डिंग विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो नंबर 1, बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन करना, या शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन करना, या मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का इन्फ्यूजन, या औद्योगिक प्रक्रियाओं में
सजीवों का अध्ययन करना। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभियांत्रिकी और तकनीकी के डाटा और तरीकों को जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन और समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, जीवों और उनके जीवों से संबंधित अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, नहीं, बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन। तो यहाँ पे हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी। चलो ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। तो जब ऊंचाई पर विमान उड़ता है तो उसके केबिन के अंदर का दबाव पूछा जाता है, कैसा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है बाहर की अपेक्षा। तो हमें मालूम है कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर जो दाब होता है वो क्या होता है, घटता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है, परंतु केबिन का जो दाब होगा, केबिन के अंदर का जो दाब होगा वो क्या होगा, वो तो समान जितना था उतना ही बना रहेगा, समान बना रहेगा। तो अब अगर ऊंचाई पर उड़ते हुए जो यान है उसके केबिन के अंदर का दाब जो होगा वो उस बाहरी वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, बाहरी तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया ना, लेकिन वो उतना ही बना है। तो अब बाहरी वायुमंडलीय दाब केबिन के दाब से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है केबिन के अंदर का दबाव कैसा होगा, तो केबिन के अंदर का दबाव जो होगा वो बाहरी दबाव से क्या होगा, अधिक होगा, बाहर से कम नहीं, बाहर के समान नहीं, बाहर की तुलना में अधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई किस वर्ष में लागू हुआ। तो ये हमारा लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था हमारा 2005 में। कब, 2005 में। इसे 12 मई 2005 को यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, 2005 में इसने इसे संसद में प्रस्तुत किया, संसद से पास कराया। ठीक है, और संसद से पास कराने के बाद इसे 12 अक्टूबर से लागू किया गया, 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू कराया गया। ठीक है ना, ये सूचना देने का अधिकार है, इसके तहत सरकार से सूचना मांगने पर वो हमें सूचनाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो इसे कब लागू किया गया, 2005 में। राइट आंसर बी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर के बारे में कथन हमसे पूछ रहा है, कौन सा कथन सही होगा। यह एक चिकित्सक उपकरण है या एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, ग्लूकोमीटर जो है वो एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है, चिकित्सक उपकरण है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, चिकित्सक उपकरण। अच्छा, इसका उपयोग काहे में किया जाता है, तो ये ग्लूकोमीटर का उपयोग जो है रक्त की शर्करा, रक्त की शर्करा, रक्त की शर्करा मापने में किया जाता है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं वो इसका यूज उन पर किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर
मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, चिकित्सक उपकरण है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है और इसका उपयोग जो है रक्त की शर्करा मापने में किया जाता है, ग्लूकोमीटर का उपयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? जो रुपए का चिन्ह था, ये रुपए का चिन्ह कब अपनाया गया था? ठीक है ना, तो इसको 2010 में भारत सरकार ने अपनाया था। कब? 2010 में अपनाया था, 15 जुलाई को। और इस रुपए का चिन्ह जो प्रति चिन्ह दिया था वो किसने दिया था? तो ये उदय कुमार थे, उदय कुमार। इन्होंने इस इनके द्वारा दिया गया ये रुपए का चिन्ह जो था, इसको डी उदय कुमार जी ने दिया था और इनके द्वारा दिए गए इस चिन्ह को भारत सरकार ने 2010 15 जुलाई 2010 से सार्वजनिक कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? यानी किसके द्वारा कैंसर नहीं होता है, ये हमसे पूछ कर आया है। तो पर्यावरणीय कारकों के द्वारा तो कैंसर होता है। ठीक है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन से भी कैंसर होता है और आनुवंशिक संशोधन किए जाए तब भी कैंसर होता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मतलब हस्तांतरण, हस्तांतरण किसी चीज को एक से दूसरे में हस्तांतरित करना, इससे कैंसर नहीं होता है, इससे कैंसर नहीं होता है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन, यानी हस्तांतरण से कैंसर नहीं होता, हस्तांतरण जो है वो कैंसर का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिबगिंग प्रक्रिया है, डिबगिंग जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? तो डिबगिंग जो होता है ये किसमें होता है? ये एक जो बग होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, जो बग होते हैं, जो दोष होते हैं, उनको ढूंढने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की जो डिबगिंग है, ये कैसी प्रक्रिया है? क्या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रारंभ करती है ये, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करती है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढती है, या प्रोग्राम की डिजाइन संरचना में परिवर्तन करती है? तो डिबगिंग जो है वो क्या करती है? दोषों को इसके द्वारा दूर किया जाता है, दोषों को क्या किया जाता है? इसके द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करती है? संशोधित करती है। क्या करने का काम करती है? डिबगिंग में संशोधित कर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करती है। गलतियां जो बग्स होती हैं वो गलतियां होती हैं, उनको ढूंढकर क्या करती है? संशोधित करती है, उनको दोषों को दूर करती है, सॉफ्टवेयर के दोषों को दूर किया जाता है इसके द्वारा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सॉरी इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढी जाती हैं डिबगिंग के द्वारा। ठीक है ना, इसमें गलतियां ढूंढी जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर सी हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना डिबगिंग का कार्य होता है। और इनको सॉरी इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करना। ठीक है ना, जो गलतियां होंगी उनको ढूंढना और उनको क्या करना? संशोधित करना। संशोधित करने का ये कार्य करती है, जो दोष होते हैं उनको दूर करने का काम करती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करना, यानी गलतियों को दूर करना, गलतियां या दोष जो होते हैं कंप्यूटर में उनको दूर करने का काम। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, 2 से कितना? 3.5, 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एक होती है
हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है। जब सामान्य से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और जब टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, हाइपोथर्मिया, सॉरी, हाइपोथर्मिया। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाइपोथर्मिया, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ने की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पे हाइपरथर्मिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन तो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। परंतु जो ये हाइड्रोजन है, ये हमारी क्या है, जल सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना